मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए मैथ्स पेपर 1 और मैथ्स पेपर 2 से संबंधित यूपी टेट प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हमने चला रखी है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, इस क्लास में हम आपको यूपी टेट 2011 से लेके 2022 तक के टॉप 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज हमने चला रखी है, इस सीरीज के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 61 से लेके प्रश्न संख्या 90 तक के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यानी आपको हमने कहा है कि आपको टॉप 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे। ये सीरीज हमने चला रखी है और आज की सीरीज में हम आपको इस क्लास में हम आपको 61 प्रश्न से लेके प्रश्न 90 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 61वें प्रश्न से। 61वां प्रश्न 61 प्रश्न जो है वो यानी कि 61वां प्रश्न क्या कहता है। देखिए, ये जो प्रश्न हमने लिया है ये यूपी टेट के 23 जनवरी 2022 के पेपर से लिया गया। किससे? मैथ्स पेपर 2 से लिया गया। क्या कहता है प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है। प्रश्न में क्या कहा गया? देखिए, प्रश्न में ये कहा गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि इसका HCF और इसका LCM जो है क्रमशः कितना 13 है और कितना है 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। देखिएगा, इसको किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। देखिए, फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इजकल टू होता है फर्स्ट नंबर, यानी कि जो पहला नंबर होता है फर्स्ट नंबर पहली संख्या कह सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर यानी कि हमारे पास में जो दूसरी संख्या होती है। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हिंदी के जो विद्यार्थी हैं मेरे भाई बहन हैं वो समझना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे कि हमारे पास में कि में से और ले से का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है, इट मीन्स जो पहली संख्या हमारे पास में हो, जो पहली संख्या है मल्टीप्लाई बाई जो दूसरी संख्या होती है। इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, HCF कितना है, देखो 13 दिखा रखा है। ठीक है, और जो LCM है वो कितना है 1989 दिखा रखा है। इजिकल टू पहला नंबर यानी एक संख्या जो है वो कितनी होगी 117 दिखा रखी है। मल्टीप्लाई बाई हमें दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी ये हमें निकालनी है। ठीक है, चलिएगा तो दूसरी संख्या निकाल लीजिए भाई। दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी भाई 13 का मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो 1989 में हो रहा है। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो गया 117 बन जाता है डिवाइड में। ठीक है, अच्छा 13 का टेबल पढ़ें तो 13 9 जा 117 होता है और 9 से काट दें 9 2 जा 18 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 9 1 जा 9 हो गया। तो दूसरी संख्या जो आ गई वो 221 आ गई। 221 आपकी संख्या हो गई, मतलब आंसर आपका 221 चला गया बी पार्ट के साथ में और बी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 62वां प्रश्न हमारे पास में लिया गया। ये भी यूपी टेट के 23 जनवरी 2022 से लिया गया, यूपी टेट के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया। कहता है यदि ए जो है यानी इस प्रकार का सेट दिखा रखा है एक्स सच दैट, एक्स शब्द जो है BELOW एक अक्षर है और बी एक ऐसा सेट है जहाँ पर एक्स सच दैट जो शब्द है वो WOOL का एक अक्षर है। आपको C इजिकल टू A माइनस B का नाम निकालना है आपको और C के उपसमुच्चयों की संख्या भी निकालनी है। देखो, इसको अगर सेट के अकॉर्डिंग इसको हम प्रदर्शित करें तो ए का वैल्यू बन जाएगा कितना एलिमेंट के रूप में BELO और W। ये अवयव या एलिमेंट जो है हम लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो बी सेट है वो किस तरह से बन जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं WO और L, यानी जो 2 बार आया होता है ना उसको एक बार लिखते हैं। जैसे डबल O, ये O 2 बार आया ना तो इसको हम सेट में एक बार लिखते हैं। ठीक है, अब C का मतलब क्या कहता है, C कहता है कि A माइनस B निकालिए, यानी A में से B के अवयव को छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, A में से B के अवयव छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास क्या B और जो एलिमेंट बचेंगे B और E बचेंगे। यानी आप कहें तो जो नंबर ऑफ जो वैल्यू आ गई या नंबर ऑफ एलिमेंट जो बने n की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है।
जो उपसमुच्चय हैं उन उपसमुच्चयों की क्या निकालनी है हमें, उन उपसमुच्चयों की हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n हो गया 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 हो गया। ये क्या बन गया, आंसर बन गया आपका। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हो जाता है 2 की पावर n होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 4 होता है, तो आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, और डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर विल बी कितना हो जाए, डबल, देन एरिया स्क्वायर विल बी कितना हो जाएगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को हम दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए फिलहाल ये विकर्ण जो है D1, यानी कि अगर ये साइड ए होती है, ऐसे इस प्रकार से ए होती है, तो ये डायगोनल जो पहले वाला D1 है वो √2 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगली बार ये कहता है जो डायगोनल हो जाएगा, ये वाला डायगोनल क्या हो जाएगा, अगला डायगोनल क्या होता है, दुगुना हो जाएगा पहले से, यानी ये जो D2 है डायगोनल वो कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा पहले से। लेकिन अगर जो नए वाला जो स्क्वायर होगा उसकी साइड अगर x होती तो इसका डायगोनल क्या होता है, 2√x होता। भाई बात तो ये है कि दोनों ही डायगोनल, क्योंकि फिलहाल ये जो कह रहा है प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो विकर्ण को दुगुना कर दिया तो यानी पॉइंट इज दैट जो आने वाला विकर्ण बनेगा वो कितना बनेगा, वो आने वाला विकर्ण जो बन रहा है वो एक्चुअल में 2√x, और ये किसके बराबर होगा, दुगुना ऑफ √2a के बराबर होगा। ऐसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई ये हमारे पास में, हाँ ये हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी ये x√2 बनेगा, x√2 बनेगा, ये बनेगा x√2, ये बनेगा x√2, x√2 बनेगा ये, हाँ ये x√2 बनेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ बनेगा ना x√2 बनेगा, x तो ये रह जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, x√2 बनेगा, ये x√2 बनेगा, ठीक है। हाँ इस प्रकार से बनेगा, x√2 बनेगा। तो ये क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दुगुना ऑफ a बन जाएगी, x की वैल्यू दुगुना। अब हमें नया क्षेत्रफल निकालना, नया क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना। तो नया क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, नया जो क्षेत्रफल बन जाएगा हमारे पास में, जो नया क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा, भुजा की घात 2 होता है, यानी कि x² होता है, क्योंकि वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है। तो x की वैल्यू निकल गया हमें, 2a की पावर 2 हो गया, कितना हो गया, 4a² हो गया। कितना बन गया, 4a², यानी कि भुजा का क्या हो गया, 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना हो गया, मतलब आंसर कहाँ चला गया, 4 गुना, यानी 4 टाइम्स आपका 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल, जो नया क्षेत्रफल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ अगले प्रश्न में कुछ इस प्रकार से हमें बताया हुआ है कि इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10% देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया विल बी। यानी यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए वर्ग की भुजा में, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन हमने यूपी टेट के 28 नवंबर 2021 के पेपर से लिया है, और ये मैथ्स पेपर 1 से पूछा गया था, यूपी टेट के मैथ्स पेपर 1 में पूछा गया था, ठीक है। चलिएगा देखिए, हम इस प्रकार से इसे लिखें कि हमारी पहली भुजा ए है, ठीक है, पहली भुजा ए है, और इस ए को हम मान लेते हैं भाई ये हमारे पास में 100 सेंटीमीटर की है। दूसरी भुजा हमारे पास बी है, और बी भुजा पहले से कितनी होगी, 10% अधिक होगी। तो दूसरी भुजा 10% की वृद्धि करने पर ये जो बी भुजा है ये 110 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, हमें जो निकालना है, हमें निकालना प्रतिशत वृद्धि, यानी क्षेत्रफल में, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि प्रतिशत हुआ है उसको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कि फॉर्मूला होता है भैया a² माइनस का b² अपॉन ऑफ क्या कर दीजिए, a² कर दीजिए, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। सिंपल ट्रिक एग्जाम क्रैक, यानी ये इसीलिए लिखा गया है कि भैया आपको सिंपल ट्रिक बताई जाएगी कि a² माइनस b² अपॉन a² मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। सिंपल ट्रिक से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। दैट इज कितना आ गया, a² मतलब a का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। नहीं यहाँ पर जो वैल्यू जो बनेगी हमारे पास में, अच्छा इसको कुछ ऐसा कर लीजिए, ये और आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दीजिए एक बार, थोड़ा सा b² माइनस a² कर दीजिए, b² माइनस क्या कर दीजिए, b² माइनस a² अपॉन a, अब ठीक रहेगा, ठीक अब सही रहेगा। एक्चुअल में ये एक्चुअल में क्या होगा कि ये वैल्यू जो बनेगी 110 बड़ा है ना, इसलिए
तो 110 को पहले लिखेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करें क्योंकि बी हमने क्या निकला 110 सेंटीमीटर निकला, तो बी को हम क्या रख देंगे 110 सेंटीमीटर रखेंगे और ए को हम क्या रखेंगे, आपका जो है ए जो है वो 100 सेंटीमीटर होगा क्योंकि हमारे पास 110 में से जो स्क्वायर होगा वो 100 का स्क्वायर यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 110 के स्क्वायर में से ठीक है माइनस क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर कर देंगे और अपॉन क्या आ गया सीधा सीधा नीचे भाई 100 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर फॉर्मूला हम जानते हैं कि भैया ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर होता है वो कितना होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। इसका यूज कर दें तो ये कितना होगा ऊपर वाला कि 110 में 100 आपने जोड़ दिया और क्या हुआ 110 में 100 आपने घटा दिया, ठीक है। और नीचे कितना हो गया, नीचे हमारे पास में जो रह गया वो कितना बचा भाई ये 100 रह गया क्योंकि एक पावर से हमने ये 100 काट दिया, ठीक है। नीचे 100 रह गया, ये कितना हो गया ये 210 हो गया और ये कितना रह गया सिर्फ 10 रह गया, ठीक है। और बटे नीचे कितना कर दिया 100 हो गया, तो ए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया जी, कितना रह गया ये दोनों जीरो कट गए, ये वाला भी जीरो कट गया ये जीरो कट गया, कितना रह गया 21%, कितना हो गया 21%, आंसर आ गया आपका 21%, ठीक है। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो गई वो हो गई 21% की। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से याद रखेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है इस प्रकार से, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो बी का मतलब यहाँ 110 हो जाएगा, ए का मतलब यहाँ 100 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस तरह से खोल लेंगे, आंसर कंप्लीट, यानी 64 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां क्वेश्चन ये 8 जनवरी 2020 से लिया गया, मैथ्स पेपर 2 से, यूपी टेट के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया है। ये कहता है ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ध्यान रखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा है। इफ़ दैट क्या कि इफ़ अगर एंगल ए सी डी जो है वो 40 डिग्री हो, द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी कितना होगा, यानी ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी सी डी उसके भीतर का एक चक्रीय चतुर्भुज है, जहाँ पर ए सी डी 40 डिग्री है तो एंगल बी ए डी क्या होगा। तो चलिए फिगर देख लेते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार से होगी, यानी ये हमारे पास में कहता है कि जो ए सी डी है ये वाला जो एंगल है ये हमारा 40 डिग्री का है, ए सी डी की बात कर रहा है, और हमसे बी ए डी जो बी ए डी यानी कि जो ये वाला एंगल होगा इसको पूछ रहा है, बी ए डी कितना होगा इसको हमसे, बी ए डी ये वाला पूरा बी ए डी है ना, बी ए डी पूरा ही होगा ना बी ए डी, तो ये पूरा होगा बी ए डी ये वाला पूरा होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये बी ए डी हो जाएगा पूरा एंगल, ठीक है। अब क्योंकि ये इसको पूछ रहा है बी ए डी एंगल को, तो हमारे पास क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में यानी कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है आमने सामने के एंगल क्या होते हैं वो 180 होते हैं, सम जो होता है उनका, यानी कि उनका जो प्लस होता है, यानी कि उनका जो टोटल होता है आमने सामने के एंगल का वो 180 होता है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो ए सी बी है, ये जो ए सी बी यानी ये जो एंगल है ये क्या है अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। और हम जानते हैं सेमी जो हमारे पास सर्कल होता है उसमें बना हुआ एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इन सेमी सर्कल आपका जो एंगल होता है वो कितना होता है, इट मीन्स 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो गया 90 का हो गया। अर्धवृत्त में बना कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से ए सी बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से वैल्यू बन गया, क्या बन गया कि भैया जो हमारे पास में एंगल डी सी बी हो गया अब जा वो 40 प्लस 90 का हो गया, यानी एंगल जो डी सी बी है वो 9 4 13 130 डिग्री का आ गया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें जो फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो एंगल बी ए डी फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ए बी सी डी इज ए कैसा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि उस केस में अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो आमने सामने के एंगल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर होगा तो एंगल ए जो कि फिलहाल कौन सा है बी ए डी है, जो कि बी ए डी है जो हमें निकालना है, प्लस सी का मतलब जो 130 डिग्री हमने अभी निकाला इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल अगर आप बी ए डी निकालना चाहते हैं तो 180 डिग्री में से 130 डिग्री क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो 30 50 180 हो गया तो कितना हो गया 50 डिग्री आंसर आ गया।
एंगल BAD जो है वो 50 डिग्री आ गया, दैट इज़ योर राइट आंसर। समझ गए, 50 डिग्री चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? इस प्रकार से आपका 65वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को, बहनों भाइयों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। ये कहता है कि अगर आपको कहता है कि यदि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 और 5 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 10, तो x बटे y का अधिकतम मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी 8 जनवरी 2020 से लिया गया है, मैथ्स पेपर 2 से लिया गया है, ठीक है। जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, यानी यहाँ वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ से देखें, ये कहता है कि 5 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये y 5 से बड़ा और बराबर है और 10 से छोटा और बराबर है। तो यहाँ पर आप देखें तो y का मान सबसे छोटा क्या है, y का मान सबसे छोटा 5 है, x का सबसे बड़ा नाम 5 मान और y का सबसे छोटा मान 5। यदि अधिकतम मान के लिए x का सबसे बड़ा मान और y का सबसे छोटा मान होगा, क्योंकि अधिकतम मान पूछ रहा है। अधिकतम मान पूछता है तो x बटे y न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस में अधिकतम मान के लिए x का मान सबसे बड़ा और y का मान सबसे छोटा होना चाहिए। इस प्रकार से x का मान यहाँ पे हमने 5 निकाला और y का मान भी हमने 5 निकाला, 5 से 5 को काट दिया, दैट इज़ x अपॉन y इजिकल टू 1 निकल के आ गया। बस इतना सा आंसर आपको करना था और एक आपका आंसर बन जाना था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन The difference between the interior and exterior angle of a regular polygon is 60 degree. Then number of sides in a polygon is कितनी होगी, यानी एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर का 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। देखिए, जो अगर हम बहुभुज के अंतः कोण की बात करें तो अंतः कोण का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन कितना n, ये अंतः कोण हो गया। अगर बाह्य कोण की बात करें तो माइनस कितना हो जाएगा 360 बटे n और इजिकल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है 60 के बराबर है। ये फॉर्मूला मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात कह रहा है कि अंतः माइनस बाह्य बराबर 60 होगा। बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर जो है वो 60 होगा, तो अंतर बराबर कितना 60 रख दिया हमने, ठीक है। ये अंतः कोण हो गए, ये बाह्य कोण हो गए, अंतर हो गया 60, ठीक है। अगर इसका एलसीएम ले लेते तो एलसीएम n आता और इसकी मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना आता है 180 n होता है, माइनस का 360 होता, माइनस 360 होता और बराबर 60 होता। इसका मतलब ये हुआ कि 180 जो n है माइनस 720 होता, ठीक है, और इजिकल टू 60 n होता। ये 60 इधर 720 इधर होता, तो 180 n में से 60 n माइनस होता, इजिकल टू ये 720 होता, तो इधर बचता 120 n बराबर कितना बचता 720 बचता। तो n की वैल्यू निकालें तो 720 बटे 120 होता और 12 6 होता 72, तो n की वैल्यू आ जाती 6। ठीक है, क्लियर हो गया, आंसर कंप्लीट। n की वैल्यू 6 आ गई, यानी भुजाओं की संख्या हो गई 6 और 6 चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 68 क्वेश्चन लिया गया है, यानी यदि ये कहता है कि यदि हमारे पास में क्या दिखा रही संख्या 2160 की संख्या है, ये इजिकल टू क्या कहती है 2 की पावर a मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर b मल्टीप्लाई 5 की पावर c है, तो आपको 3 की पावर a मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर माइनस b मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 की पावर माइनस c का मान निकालना। यानी कि अगर 2160 देखिएगा, ये कहता है 2160 बराबर है 2 की पावर a मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर b मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर c, ऐसा है तो
सबसे पहले ये कर लीजिए कि ये जो हमारे पास में 2160 है, अगर इसके हम फैक्टर करने लगें तो ये फैक्टर क्या क्या देता है। देखो 2 से काटो, इसको 2 से काटेंगे तो 1080 आ गया। फिर इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 540 आ जाएगा। फिर 2 से काट सकते हैं, फिर 2 से काटेंगे 270 आ जाएगा। 270 भी 2 से कट जाएगा, 135 बार 135 आ गया। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45। 3 से फिर काटते हैं तो 15 3 45। 3 से फिर काटते हैं तो 3 पंजे 15। ठीक है, और 5 से काटते हैं इसको तो 5 एकम 5। यानी हमने ये देखा कि 2160 को अगर आप कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 बन रही है, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर कितनी बन रही है, 1 2 3, 3 की पावर कितनी बन रही है, 3 बन रही है, इंटू 5 की पावर बन रही है 1। कंपेयर करें तो यहाँ से 2 की पावर कितनी है, ए है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो ए का मतलब 4 हो गया। ठीक है, बी की पावर 3 की पावर बी है, तो यहाँ 3 की पावर 3 है, तो बी का मतलब 3 हो गया, और इस पर सी का मतलब 1 हो गया। अगर हमें फाइंड करने वाली बात आती है तो फाइंड करना 3 की पावर ए मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस बी मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस सी, यानी कि 3 की पावर ए का मतलब 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस 1। अब इस माइनस पावर को नीचे ले जाएं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 की पावर 4 बटे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 3 3 9 27 81 होता है। ठीक है, और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 हो गया। दैट इज 81 बटे 40 जो है वो आपका आंसर बन गया। 81 बटे 40 बी पार्ट की तरफ चला गया और बी आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन यूपी टेट के 18 नवंबर 2018 से लिया गया, मैथ्स पेपर 2 से। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिखा रहे के एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 का अद्वितीय हल निकालना। अद्वितीय हल, तो इसको हम क्या करते हैं, जो पहली संख्या दिखा रखी है हमारे पास में, संख्या क्या हमारी इक्वेशन दिखा रखी है x माइनस के वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2। इसको हम कंपेयर कर दें, किससे करते कंपेयर, इससे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू या प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, प्लस क्या कर दें, प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दें। तो इस प्रकार से ये क्या बन गई, अगर इस रूप में लिखे तो ये x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0 टाइप बन गई। तो यहाँ से a1 का आंसर क्या बना, a1 क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 है, तो a1 का आंसर तो 1 बन गया। ठीक है, ऐसे b1 का आंसर क्या बन गया, b1 का आंसर क्या हो गया, माइनस का क्या बन गया, k बन गया, माइनस का k बन गया। ठीक है, अच्छा अगर हम c1 की बात करें तो c1 का आंसर यहाँ पे -2 बन जाता है। इसी प्रकार से यानी ये इक्वेशन 1 के केस में था। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, दूसरी इक्वेशन कितनी, 3x प्लस 2y और इसको प्लस 5 बराबर 0 रख ले, इस सेक को सेकेंड इक्वेशन मान लें और इसको कंपेयर कर दें किससे, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर कर दें। तो यहाँ से a2 का आंसर कितना बन गया, 3 बन गया, b2 का आंसर कितना बन गया, 2 बन गया, और c2 का कितना आंसर बन गया, 5 बन गया, ऐसा कुछ बन गया। लेकिन अद्वितीय हल की बात कर रहा है, अद्वितीय हल की बात करता है। अगर अद्वितीय हल की बात करता है, अगर हम अद्वितीय हल की बात करते हैं तो इसका हमारे पास रिलेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि a1 बटे b1 इज़ नॉट इक्वल टू होता है कितना, a2 बटे b2 के। तो यहाँ से k का आंसर निकल आया करता है। तो a1 से मतलब यहाँ कितना 1 हो गया, अपॉन b1 से मतलब कितना -k हो गया, इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू a2 का मतलब कितना हुआ, a2 का मतलब 3 हो गया, और b2 से मतलब कितना, b2 का मतलब 2 हो गया। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज़ -3k इज इक्वल टू 2 आ गया, या k का आंसर निकालने लगे तो कितना इज़ नॉट इक्वल टू में, ये नॉट इक्वल टू चल रहा है अभी, ठीक है, -2/3 कि वो अद्वितीय हल होगा, लेकिन k का आंसर वहाँ -2/3 होगा, -2/3 नॉट इक्वल टू के अंदर होगा,
दैट इज़ बी पार्ट, -2/3 के एक आंसर होगा। और इसको अद्वितीय हल के आधार पर इस प्रकार से सोल्व करेंगे। दो इक्वेशन बनाएंगे, पहली इक्वेशन को a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर कर देंगे, दूसरी इक्वेशन को a2x + b2y + c2 से कंपेयर कर देंगे। अद्वितीय हल की कंडीशन होती है कि a1/b1 = a2/b2 होता है, 1/-k = 3/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, k का आंसर = -2/3 निकल के आ जाता है। दैट इज़ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन जो है 18 नवंबर 2018 से लिया गया, मैथ्स पेपर 2 से लिया गया। इसमें कुछ वर्डिंग दिया गया कि एक अनवसानी किंतु आवृत्ति दशमलव संख्या होती है। अब अनवसानी किंतु आवृत्ति दशमलव संख्या होती है, ऑप्शन है कि एक परिमेय संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, या एक अपरिमेय संख्या होती है। कि इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से हम आपको बता दें कि एक अनवसानी आवृत्ति दशमलव संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिसके दशमलव प्रसार की निरंतर पुनरावृत्ति होने लगती है, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम एक थोड़ा सा यहाँ पर एक तरह से एग्जाम्पल लें कि भैया 1/3 को 3 से डिवाइड करने हैं, तो 0.333 ... आता चला जाएगा। ठीक है, जैसे 1/7 है, ठीक है, इसको हम काटने लगे तो 0 कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 7 चौक 28, फिर कितना है 7 दूनी 14, 7 8, फिर 5 और फिर कितना 7, और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से 1 4 2 8 5 7, और ऐसे चलता रहे। मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वापस फिर उससे स्टार्ट हो गया, ऐसे डॉट, यानी कि एक तरह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये मतलब आपको इस तरह से चलते चले जाएंगे, यानी पॉइंट के बाद में ये वैल्यू मतलब ख़त्म नहीं होगी हमारे पास में। ठीक है, दो तरह से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक के बाद मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार के जो नंबर्स होंगे, ठीक है, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी हमारे पास में, वो क्या कहता है कि एक अनवसानी किंतु आवृत्ति दशमलव संख्या, ठीक है, होती है। क्या होती है कि ऐसी परिमेय संख्या, वो भी क्या होती है जो अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार वाले क्या होते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर ही होता है। ये क्या होता है, ये रेशनल। और पॉइंट इज देख कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इस पर डिपेंड करता है। दैट इज, तो ये हमारे पास में कितना हो गया कि ये एक अनवसानी किंतु आवृत्ति दशमलव संख्या जो होती है वो एक परिमेय संख्या ही होती है। क्लियर, इतनी सी बात थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो 18 नवंबर 2018 का पेपर है और ये मैथ्स पेपर 1 से क्वेश्चन लिया गया है। अब क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में कि भाई हम जो इसमें देख रहे हैं कि एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर, 390 रुपये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। 390 रुपये क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 390 रुपये हो गया। बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि जो उसको कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो कितना होगा 20% का हुआ। तो उसका क्रय मूल्य लेट कर लिया भाई, उसका जो कॉस्ट टू प्राइस होगा वो मान लेते हैं x रुपीज़ होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि जो विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100 होता है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 प्लस जितना उसको प्रॉफिट हुआ है, उसका प्रॉफिट का जितना परसेंटेज उसको मिला अपॉन 100 लिख देते हैं ऐसे। अब क्योंकि ये जो SP है वो तो 390 है, ठीक है, इक्वल टू ये हमने कॉस्ट प्राइस x माना है, कितना हो गया 100 में हमने कितना जोड़ दिया, प्रॉफिट कितना 20 का हुआ है, अपॉन नीचे कितना हो गया 100 हो गया। ऐसे इस प्रकार से ये कितना बन गया 120x बटे क्या बन गया 100 बन जाता है। ये ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 120 जो x होगा वो 390 गुना 100 होगा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे 390 गुना 100 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या ना 390 गुना 100 बटे 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाता है, 120 हो गया ऐसे। अभी 0 से 0 काट लीजिए,
3 से काटेंगे, 3 चौक 12 होता है, 3 से काटेंगे 3 1 जा और 3 3 जा 9 होता है, 4 से काटेंगे 4 2 8, 4 5 20 होता है। यानी कि 13 का अगर आप 25 में मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स का वैल्यू निकल आएगा, और एक्स का वैल्यू निकल आएगा यानी रुपीज़ जो है रुपीज़ 325, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो रुपीज़ 325 आपका जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। एक्स इजिकल टू 325 यानी कि एक्स क्या है, क्रय मूल्य है, यानी कि कोस्ट प्राइस है। एक्स क्या है, कोस्ट प्राइस है। तो कोस्ट प्राइस कितना आ गया 325 रुपये, जो डी पार्ट के साथ चला गया तो डी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 72 जो है, यहाँ पर ये कह रहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलो यानी 40 व्यक्ति है वो 30 दिनों में क्या करते हैं, 200 किलो चावल खाते हैं। ठीक है, खाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलो चावल खा जाएंगे? ये क्वेश्चन 18 नवंबर 2018 के मैथ्स पेपर 1 से आया था। फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है क्या भाई? फॉर्मूला ये होता है कि m1d1 अपॉन w1। ये ही सिंपल ट्रिक है जिसके अकॉर्डिंग आप इसे सोल्व कर देंगे। m2d2 अपॉन w2 होता है। अब यहाँ पर m1 क्या है, देखिए m1 से मतलब पहले कितने आदमी थे 40, अब कितने हैं m2 दैट इज अब हो गए 30। d1 पहले दिन कितने लगते थे 30 दिन लगते थे, अब d2 जो हमें निकालना है। ठीक है, w कितना हो गया, w1 इजकल टू कितना 200 किलो था। ठीक है, अब w2 कितना हो गया 500 किलो हो गया, 500 kg हो गया। ठीक है, बस इसी को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकल आएगा। m1 से मतलब 40 हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाई 30 कर दिया, नीचे w1 से मतलब 200 आ गया। ठीक है, इजिकल टू m2 जो हमारे पास में 30 है। ठीक है, हाँ m2 जो 30 है मल्टीप्लाई बाई d2 जो फिलहाल निकालना है, बट w2 जो कि 500 है। क्लियर हुआ? चलिएगा, इस प्रकार से आप देखें तो इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने लगे आप तो आपको d2 का आंसर निकालना है। सीधा सीधा क्या करेंगे, ऊपर हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 500, ये तो न्यूमरेटर का पार्ट हो गया, और नीचे की 30 और 200 और 30 का क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया ऐसे, तो 30 से 30 कट गया, 40 पंजे 200 होता है, 5 से काट दिया 100 बार 500 कट गया, तो दिन कितने हो, d2 का मतलब कितना हो गया, d2 जो निकला कितना आ गया 100 डेज, 100 दिन हो गया। कितने हो गए 100 डेज, 100 दिन, आंसर निकल के आ गया 100 डेज, यानी कि कितना समय लगेगा 40 दिन लगेगा। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 kg चावल खाएंगे, वो खाएंगे 100 दिनों में खाएंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन यूपीटेट 15 अक्टूबर 2017 वाले पेपर से लिया गया, मैथ्स पेपर 2 से। जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। देखो, ये अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ मान लेते हैं कि भाई मान लिया हमने जो वस्तु का अंकित मूल्य है, भाई वस्तु पे कुछ मूल्य भी तो अंकित होगा ना, वस्तु का जो हमारे पास अंकित मूल्य है, अंकित जो मूल्य है वस्तु का, अंकित जो मूल्य है वो मान लिया था हमें 100x रुपीज़ लिखा हुआ। ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10% कम मतलब 90x हो जाएगा। उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10% अधिक में बेचता है, तो इसका 100 से 10% अधिक होगा तो 110x हो गया। तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट निकलता है सदैव सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाने पर निकलता है। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना है 110 का है, x का है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है भाई हमारे पास कितने का, इट मीन्स 90x का है। ठीक है, तो 9 2 11 कितना आ गया प्रॉफिट, 20x का प्रॉफिट आ गया। ये कितना आ गया भाई, हमें जो प्रॉफिट आ गया वो 20x का आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ,
फॉर्मूला क्या होता है कि कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है बटे किस कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्रॉफिट जो हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो प्रॉफिट हो रहा है 20x का। किस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना था हमें 90x पर हो रहा है। मल्टीप्लाई कितना हो गया 100 हो जाता है। x से x कट गया, 2 से 0 से 0 कट गया, कितना बन गया 200/9% आ गया। या अगर हम 200 को 9 से डिवाइड करने लगे, 9 दूना 18 होता है और 2 20 0, 9 दूना 18 हो गया, ठीक है, और 2 बच गया। यानी इस तरह से जो हमारे पास में प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 22 टाइम्स 2/9%। 22 टाइम्स 22 सही 2/9% भी इसे लिखा जाएगा, जो फिलहाल सी पार्ट के आंसर को मैच कर जाता है। 22 सही 2/9% इज योर राइट आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? 74 क्वेश्चन ये कहता है यदि समीकरण x² माइनस px प्लस 54 इजिकल टू 0 के मूल यानी रूट जो हैं, इसके जो रूट हैं वो 2:3 के अनुपात में हो तो p का मान बताइए क्या होगा। देखिएगा, अगर हम ये देखें हमारे पास में इक्वेशन होती है कि अगर आपके पास इक्वेशन है कि ax² प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0 टाइप, यानी कि आपकी इक्वेशन है, तो इसके सम ऑफ जो रूट होते हैं, इसके सम ऑफ अगर आप रूट निकालें तो वो होता है माइनस का b/a। ठीक है, अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें तो होता है c/a। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट जो रूट्स हो जाएंगे कितना हो जाएंगे, मान लिया 2 अल्फ़ा एंड क्या हो जाते हैं 3 अल्फ़ा हो जाते हैं। 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा मान लिया हमने, ठीक है। अल्फ़ा मतलब ये साइन अल्फ़ा का साइन है, ठीक है, चलेगा। इस प्रकार से सम ऑफ रूट क्या निकला, अगर हम सम ऑफ रूट की बात करते हैं, सम ऑफ रूट की बात करते हैं तो कितना 2 अल्फ़ा प्लस का 3 अल्फ़ा इजिकल टू माइनस का b/a है ना। माइनस का b क्या यहाँ पर रोल क्या कर रहा है, अगर इससे कंपेयर करें इसको तो यहाँ पर इसके कंपेयर में कितना है, a का आंसर तो आ गया 1, b का आंसर कितना आ गया माइनस का p आ गया, और c का आंसर यहाँ कितना आएगा 54 आ गया। ऐसा ही तो आएगा, ठीक है। तो माइनस b/, तो माइनस ऑफ b कितना, ऑलरेडी माइनस p है, अपॉन a मतलब 1 है, तो डेट इज p आंसर हो गया। तो 2 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा कितना हो गया 5 अल्फ़ा हो गया इजिकल टू p हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें तो p/5 बन जाएगी। यहाँ से बात समझ में आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने बताया प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है। अब c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, c/a की बात कर रहे हैं, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट इज प्रोडक्ट का मतलब 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 3 अल्फ़ा इजिकल टू c/a। c से मतलब कितना हुआ यहाँ पर 54 है बटे 1, यानी कि 6 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया 54, अल्फ़ा बना p बाई क्या बना 6p/5 का स्क्वायर बराबर 54 बन गया, ऐसा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेंगे भाई 6p² अपॉन 25 बराबर 54 बन गया, ऐसे बन गया। तो p² इक्वल टू कितना हो गया भाई 25 मल्टीप्लाई बाई 54 अपॉन 6, 6 नंबर 54 हो गया, 25 नंबर 225 हो गया। दैट इज़ p का आंसर निकालेंगे तो √225 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका होता है 15 का होता है ना, तो p का आंसर कितना आ गया 15 निकल के आ गया। क्लियर हुआ, p का आंसर कितना हो गया 15 हो गया। ये चला गया d पार्ट के साथ में, d इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, आगे बढ़िए। 75वां क्वेश्चन कहता है कि यूपीटेट ये 15 अक्टूबर 2017 से ही लिया गया, मैथ्स पेपर 1 से लिया गया।
ट्राइंगल ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है, निम्न में से कौन सा सत्य है? भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास D हो गया मध्य बिंदु, ये E हो गया, ये F हो गया, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये 1 2 3 और 4 ट्राइंगल बनाएगा। यानी कि अगर इस अकेले इसकी बात करें, DEF की बात करें, तो ये क्या होगा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है भाई, 1/4 होगा ये, तो ये इसका 1/4 पार्ट होगा। कहाँ लिख रहा है 1/4? ये लिख रहा, DF का क्षेत्रफल 1/4 पार्ट होगा किसका, ट्राइंगल ABC का। आंसर खत्म, इतनी सी बात थी। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः कितना है, 5 और 36 है। दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल, देखिए क्वेश्चन 76 है, ये भी 15 अक्टूबर 2017 से लिया गया पेपर 1 से, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, अब मान लेते हैं संख्या जो है वो x और y है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, और उनका अंतर तो 5 हो गया, मल्टीप्लाई कितनी है उनकी, एक्स वाई बराबर कितना होगा, 36 हो गया। अभी कहता है उनके व्युत्क्रमों का अंतर चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब 1/x माइनस 1/y, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब ये फाइंड करना है तो इसका मतलब, अब ये फाइंड करना है दैट इज, चलो एक्स वाई तो यहाँ एलसीएम आ गया, कितना आ गया यहाँ से भाई, y माइनस एक्स हो गया, या x माइनस वाई कर लो, बात एक ही है, x माइनस वाई कर लो, बात एक ही हो हमारे पास में। अच्छा चलिए ऐसे करते हैं, इस केस में हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी वो कुछ ऐसे बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई हमारे पास में जो है वो कितना है, 5 है। संख्या एक x है, एक संख्या y है, उसके व्युत्क्रमों का अंतर चाहिए व्युत्क्रमों का अंतर चाहिए हमारे पास में, तो कितना होगा उसकी बात कर रहा है। अच्छा देखिए 1/y माइनस 1/x क्या होगा, अगर देखें तो एक्स वाई एलसीएम आएगा, y से y कटेगा, x माइनस वाई ऊपर जाएगा। देखिए x माइनस वाई क्या है, 5 है, बटे एक्स वाई कितना है, 36 है। 5/36 कहाँ है आंसर आपका, ए पार्ट में, दैट इज़ 5/36 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये 19 दिसंबर 2016 से लिया गया है, मैथ्स पेपर 2 से। क्वेश्चन कहता है 5 × 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 का होल पावर 3 और इसका भी होल पावर 1/4 क्या करना है जी, सोल्व करना है। करते हैं सोल्व, चलो जी। 5 तो यहाँ गया, अच्छा इसका 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/3 ये रहा, प्लस ये 3 की पावर 3, इसकी पावर भी 1/3 ये रहा, और इसकी भी होल पावर 3 ये रहा, और इसकी भी 1/4 ये रहा। 3 से 3 काट दो, इस 3 से ये 3 काट दो, क्या बच गया जी, 5 तो ये बचा, क्या 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1, 2 और 3 5 की पावर 3 बचा, ठीक है, और इसकी पावर ही 1/4, अब 5 की पावर 1 ये रहा यहाँ पर, तो कितना आ गया, 3 और 1 5 की पावर 4 की पावर भी 1/4, 4 से 4 काट दो, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही तो रह गया। खत्म क्वेश्चन, ए पार्ट इज योर राइट आंसर। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत 25% दर से बढ़ जाती है। क्वेश्चन 19 दिसंबर 2016 का, ठीक है, मैथ्स पेपर 2 से लिया गया है कि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। अब पेट्रोल पर खर्च न बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। अब कितनी कटौती करनी पड़ेगी वो हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम ये कहें कि भैया यात्रा में कटौती कितनी करनी है, कितनी करनी है यात्रा में, जो हमारे पास में कटौती प्रतिशत निकालना है उसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि A/100 प्लस A, 100 प्लस A मल्टीप्लाई बाई 100। ये है शॉर्ट ट्रिक, ये है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। दैट इज़ A क्या है यहाँ, A है 25 दैट इज़ 25 में 100 प्लस 25 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 100 कर दिया, कटौती प्रतिशत निकल आएगा। दैट इज़ 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो क्या 25 पंजे 125 और 5 दूना 10, कितना हो गया 20% आपका आंसर बन गया। क्लियर? 20% चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। 78 क्वेश्चन कंप्लीट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
79 क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने जो लिया है वो यूपीटेट 19 दिसंबर 2016 से लिया, मैथ्स पेपर 2 से। यानी किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर, घन का किनारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यदि इसमें से संभावित बड़े से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाए तब शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। अब देखो, ये अगर किनारे की बात करता है तो ये हमारे पास घन का किनारा, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो लाइन है, ये r इजिकल टू कितना हो गया, रेडियस हो गया, मतलब ये जो साइड हो गई r हो गई। इस प्रकार से हमारे पास जो हाइट बनेगी, ये जो हाइट बनेगी इसकी, ठीक है, ये हाइट भी कितनी बनेगी हमारे पास, ये जो हाइट बनेगी, टोटल हाइट बनेगी वो भी r बनेगी। ये जो हमारे पास इसका रेडियस बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते कैपिटल R है, ये कितना बनेगा, इसका आधा बनेगा, भुजा का जो भी हमारे पास इसका किनारा देखा उसका आधा बनेगा। तो क्या बन गया, एक्चुअल जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी कि भाई जो हमारे पास में शंकु की बात कर रहे हैं, शंकु की बात कर रहे हैं, ठीक है, शंकु की जो ऊंचाई है, जो h मान ली गई वो बराबर स्मॉल r के ही होगी। शंकु की जो क्या होगी, त्रिज्या होगी, त्रिज्या वो कितनी होगी, ये जो कैपिटल R मान रहे हैं वो स्मॉल r/2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब शंकु का जो आयतन होता है, यानी कि शंकु का जो आयतन होता है, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ, जो हमारे पास में शंकु है उसका आयतन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। यहाँ से 1/3 पाई, r का मतलब कितना है, r/2, यानी कि जो बन जाएगा r²/4 और मल्टीप्लाई बाई कितना बन गया हमारे पास में, r बन गया, ठीक है। ये हमारे पास में r बन गया तो r की क्यूब हो गया, 1/12 नीचे आ गया, तो 1/12 तो ये बन गया, पाई यहाँ से आ गया, r³ यहाँ से आ गया, ये बन गया वॉल्यूम ऑफ कोन बन गया। वॉल्यूम ऑफ कोन, जो शंकु जो है कोन है एक तरह से, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/12 पाई r³, ये बन गया आपका आंसर। 1/पाई r³ कहाँ गया, बी पार्ट के साथ में, दैट इज़ 1/12 पाई r³ जो है वो आपका शंकु का आयतन बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80वां क्वेश्चन क्या कहता है, 80वां क्वेश्चन कहता है, ये यूपीटेट 19 दिसंबर 2016 से लिया हमने, मैथ्स पेपर 2 से। ये कहता है यदि 13 की पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताइए क्या होगा। देखो, अगर आप द्विपद प्रमेय जानते हैं तो किस प्रकार से इसे लिख सकते हैं भाई, हमारे पास में इसे ऐसा लिखा जा सकता है भाई, 13 की पावर अगर ये 50 है, इसको आप 14 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसे लिख सकते हैं 14 माइनस 1 की पावर 50/14। अब ये जो 50 है ये क्या है, 50 जो है वो क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या। रिजल्ट क्या होता है वो देख लीजिए। रिजल्ट है कि जब p-1 की पावर n को p से विभाजित किया जाता है, यानी p-1 की पावर n को जब p से विभाजित किया जाता है तो शेषफल एक तभी होता है जब n एक सम संख्या होती है, जो कि है फिलहाल अभी 50 क्या एक सम संख्या है। तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, सीधा आंसर शेषफल क्या आ गया, द्विपद प्रमेय का यूज किया गया है। द्विपद प्रमेय के अनुसार शेषफल हो गया 1, आंसर हो गया कंप्लीट, शेषफल 1, मतलब क्वेश्चन का आंसर चला गया सी पे। क्लियर हुआ। रिजल्ट याद है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, शेषफल फॉर्मेट जानते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। शेषफल फॉर्मेट का रिजल्ट है कि p-1 की पावर n को p से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है, तब आता है जब n एक सम संख्या होती है, जो कि फिलहाल यहाँ है, तो शेषफल बन गया 1, आंसर हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो हमें कह रहा है वो कुछ तो आगे से आ रहा है, यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 4√2 + 4 सेंटीमीटर है तो उसके कर्ण की लंबाई बताइए कितनी होगी। क्वेश्चन लिया 2 फरवरी 2016 से लिया, मैथ्स पेपर 2 से, यूपीटेट के 81वां क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर आप ये देखें किसी त्रिभुज का परिमाप की बात करें, अगर हम त्रिभुज का परिमाप लें तो क्या होता है, सभी जो भुजाएं दे रखी उनका योग होता है। जैसे यहाँ क्या भुजा कौन सी है, ए बी, बी सी और सी है, तो ए बी में बी सी जोड़ दें प्लस सी ए जोड़ दें, बन गया।
फिगर के हिसाब से, क्योंकि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी ए बनेगा, तो ये a√2 आ जाएगा। पाइथागोरस का यूज करेंगे तो ये a√2 बन जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4√2 + 4 दे रखा है, इजिकल टू ये ए भी ए है, बी सी भी ए है, प्लस ये बन गया a√2, दैट इज ये क्या बन गया, 2a + a√2 बन गया इस प्रकार से, और ये 4√2 + 4 बन गया। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। इसे और कुछ कर लें तो इसको 4√2 + 4 कर दें, और इसको हम क्या 2a को क्या लिख सकते हैं, 2a को √2 × √2a लिख सकते हैं, प्लस a√2, ये ऐसे रहेगा। अगर आप इसमें से √2a कॉमन लेते हैं, √2 कॉमन लेते हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये आपके पास में √2, हाँ √2a जो है अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचता है, और √2 + 1 बचता है। यहाँ से भी अगर आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये √2 + 1 बचता है यहाँ से भी, तो ये दोनों तो कट गए। कितना बचा, और √2a = 4 आ गया, और आपको a का आंसर चाहिए तो 4/√2 कर देंगे, और √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा 2, 2 दूना होता है 4, तो a का आंसर आ गया यहाँ से 2√2, 2√2। ये बात समझ में आ गई। हमें तो कर्ण चाहिए, कर्ण क्या, हाइपोटेन्यूस चाहिए हमें तो, हमें तो ये चाहिए वाला हाइपोटेन्यूस। ये क्या आता है, a√2 होता है, a का आंसर निकाल लिया जी, 2√2 होता है, और √2 पहले से मल्टीप्लाई है, तो क्या बन गई, 2 × 2 बन गया कि √2 तो 2 होता है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4 सेंटीमीटर आ गई, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। आई होप दैट मेरे दोस्तों आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, समझ में आ रहे हों, और अगर समझ में आ रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा ईमानदारी से, ठीक है, और ईमानदारी से शेयर जरूर कीजिए अपने बहनों भाइयों में, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चैनल आपका अपना है, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, ये आपके स्क्रॉलिंग पे चल रहा है, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो जाए। टॉप 300 क्वेश्चन का हमने सीरीज चला रखा है। टॉप 300 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले, टॉप 300 क्वेश्चन, 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ जो हमने लिखा हुआ है ना, ये आपको हम एग्ज़ाम से पहले 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैथ्स पेपर 1, जो मैथ्स पेपर 1 और आपका मैथ्स पेपर 2 से संबंधित होंगे, करा दिए जाएंगे। आपको 10 क्लास दी जाएंगी, 10 क्लास आपको 300 वे क्वेश्चन करा के देंगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको इन क्लासेस में से बहुत कुछ एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं। क्लियर, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में, एक घनाभ की कोरें ABC हैं, इसका आयतन V घन इकाई तथा संपूर्ण पृष्ठ S वर्ग इकाई है, तो 1/V को निकालना है। क्वेश्चन 2 फरवरी 2016 से लिया गया, मैथ्स पेपर 2 से लिया गया। देखिएगा, अगर वॉल्यूम की बात करें, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किसी भी, अगर घनाभ की बात करता है, क्यूबॉइड की बात कर रहा है, क्यूबॉइड की बात कर रहा है, घनाभ की बात कर रहा है, तो क्यूबॉइड का A × B × ABC होता है। अगर इसकी हम क्या बात करें, वॉल्यूम की बात करें। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया कैपिटल S की बात करें तो फॉर्मूला 2 गुना ऑफ कितना है, AB + BC + CA होता है। ये हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। अगर हम 1/V निकालेंगे तो 1/ABC हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो 1/ABC हो जाएगा, ये वाला, इसको ऊपर नीचे सरफेस एरिया से, टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले का वैल्यू कितना है, AB + BC + CA, ये दुगने के साथ में, ऐसे तो है। नीचे क्या है, नीचे सरफेस एरिया तो रहेगा, लेकिन क्या आएगा, ABC रहेगा। अब 2/S तो कर दो बाहर,
2/s तो कर दो बाहर, ठीक है। ये किसके बराबर चल रहा है, 1/v के इक्वल चल रहा है सब कुछ, कितने के 1/v के बराबर चल रहा है। तो 2/s तो कर दो बाहर, ये क्या आ गया भाई, ABC जो हमारे पास ऊपर जो दिखा रखा है AB + BC + C जो दिखा रखा है, उसमें पहले AB को लो, पहले किसको लो, AB को लो और बटे ABC कर दो, फिर प्लस करो, फिर BC को लो बटे ABC कर दो, प्लस क्या CA को लो बटे ABC कर दो, इस प्रकार से। अब यहाँ से क्या है, AB से AB कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा और CA से C और A कट जाएगा। क्या बचा कि 1/v जो है वो दुगना अपॉन सरफेस एरिया, साथ में 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/v = दुगना ऑफ सरफेस एरिया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये मैच कर गया जिस भी आपका मतलब आंसर को ABC में, ये B को मैच कर गया, दैट इज़ योर राइट आंसर। क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट, 82 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 83 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है यदि किसी, यानी क्वेश्चन जो लिया 2 फरवरी 2016 से ही लिया, ये भी मैथ्स पेपर 2 से लिया, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में, ठीक है। ये किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, ध्यान रखना अंतर की बात कर रहे हैं, 51 रुपये है। चक्रवर्ती ब्याज भी है और साधारण ब्याज भी है, का अंतर जो है वो 51 रुपये है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n और -1 होता है, ये होता है। इसमें से अगर हम PRT मतलब t यहाँ पर समय है, समय मतलब यहाँ n ही है समय, तो बटे 100 इसको हम माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू 51 रुपये है। समझ में आ गया। प्रिंसिपल जो कि फ़िलहाल हमें फाइंड करना है, इसके ऐसे रहने देंगे, कितना आ गया 1 + r की वैल्यू जो फिलहाल यहाँ पर 5% है, 5 बटा कितना बन गया 100 की पावर कितनी है n, समय जो कितना है वो 2 वर्ष है, माइनस कितना 1 हो गया, ठीक है, माइनस p जो फिलहाल हमें फाइन करना है, रेट की बात 5%, ये 2 और बटे ये कितना हो गया 100 और ये इक्वल टू 51। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर 5 से इसको काट ले, 5 × 5 5 दूनी 10, कितना बन गया 20 और 1 21/20 बन गया। तो प्रिंसिपल क्या बना, प्रिंसिपल के साथ में क्या बना कि भैया 21/20, ठीक है, की पावर जो 2 होगी उसमें से 1 माइनस कर दिया जाएगा, माइनस यहाँ कितना बन जाएगा 5 दूना 10 और 10 धाम कितना हो गया 100, यानी इसको p/10 निकल लगते हैं और इक्वल टू 51 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल के साथ में, भाई 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है, बटे ये कितना 400 होता है और माइनस का ये 1 हो गया, दैट इज़ -p/10 बन गया, दैट इज़ इक्वल टू 51 बन गया। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। अगर प्रिंसिपल यहाँ पर है तो ये एलसीएम टोटल का 400 आ जाएगा और 441 में से हम क्या करते हैं 400 माइनस कर देते हैं, ठीक है, और माइनस कितना हो गया p/10 हो गया और इक्वल टू ऑफ 51 के बराबर हो गया। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया 41/400, 41/400 क्या बन गया p बन गया माइनस p/10 बन गया और इक्वल टू 51 बन गया। इस पूरे का एलसीएम हम 400 ले सकते हैं, तो ये कितना होगा 41p माइनस कितना होगा, हाँ क्योंकि वो 10/100 था एक्चुअली, यहाँ पे 10/100 था उस समय। अब ये इसको 40 बार काटेगा तो सीधा सीधा 40p बन जाएगा, इक्वल टू 51 आ गया। देखो 41p में से 40p गया तो p/400 इक्वल टू 51 आ गया। और अगर आपको p का आंसर चाहिए तो 400 में 51 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतने रुपीज़ आंसर। तो p का आंसर कितना आ गया
रुपीज़ कितना बन जाएगा 20,400। ये आपका आंसर आ चुका है, 20,400 आपका आंसर आ गया। 20,400 2400 20,400 रुपये जो है वो डी पार्ट के साथ चला गया और डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 84वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2 फरवरी 2016 में मैथ्स पेपर 2 से क्वेश्चन पूछा गया कि 1 - 1/a - b की पार्ट 2 के गुणनखंड क्या होंगे भैया बताओ। ठीक है, अब इसकी छोटी सी बात करनी थी कि 1 माइनस ये जो नीचे वाली पावर इसको ऊपर ले जाओ, a - b की पावर ये 2 बन जाना था और इसको फिर a² - b² बना लेना था। एक बार जोड़ देना था, a² - b² टाइप खोल लेंगे, a + b और a - b टाइप खोलेंगे तो क्या बनेगा, a - b से मतलब कितना था, इट मीन्स ये a प्लस कर लो, a + b, a + a - b। ठीक है, एक बार था a माइनस b मतलब 1 - a - b, ऐसे करना था। एक प्लस करना था a - b में, एक बार एक को माइनस करना था a - b से। अगर इसे खोलने लगे तो कितना बन गया 1 + a - b, ये तो ऐसे रहेगा, लेकिन अगले वाला माइनस अंदर के साइन को चेंज करेगा, इसको a माइनस बना देगा, इसको +b बना देगा। बस यही आंसर है, गुणनखंड निकल गए। 1 + a - b कहाँ है, 1 + a - b यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह, तो ये 3 जगह तो है ही। लेकिन अगले वाला जो है 1 - a + b कहाँ है, 1 - a + b पहले वाले में ही है, बस और कहीं नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, बस इतनी सी बात पूछी गई थी 84वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। ये हमसे पूछता है कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन हैं। भैया गणित सार संग्रह के जो लेखक हैं वो महावीराचार्य जी हैं। गणित सार संग्रह के लेखक हैं महावीराचार्य जी, बहुत ही अच्छा है। महावीराचार्य जी गणित सार संग्रह के लेखक हैं। अगर हम आर्यभट्ट की बात करें, ये 10 गीतिका के थे। ठीक है, अगर हम भास्कर आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट जो है वो 10 गीतिका के हैं। भास्कराचार्य जी जो हैं वो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के कहे जाते हैं। और ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत जो दिया था, ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत जो दिया था उसके लेखक जो है ब्रह्मगुप्त ही थे। क्लियर, तो छोटी सी बात थी इसमें, सी पार्ट आपका आंसर था। महावीराचार्य जी के गणित सार संग्रह के लेखक पूछे गए थे, तो गणित सार संग्रह के लेखक हैं महावीराचार्य जी। क्वेश्चन 19 दिसंबर 2016 में मैथ्स पेपर 1 में आया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर माप का एक घनाभाकार यानी क्यूबॉइडिकल गोदाम बनाया गया है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब हो। भाई हमें तो बक्सों की संख्या निकालनी है। हमें क्या निकालना, बक्सों की संख्या निकालनी है। देखो अगर हमें बक्सों की संख्या निकालनी है, बक्सों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि जो गोदाम दिया गया, जो भी हमारे पास में गोदाम बना रखा है, जो भी गोदाम बना रखा है उसका आयतन ले लें। पहले गोदाम का आयतन ले लें बटे जो भी बक्सा है एक बक्से का आयतन ले लें। एक हमारे पास में जो बक्सा है उस बक्से का आयतन ले लें। गोदाम का आयतन अगर हमारे पास में है उसको एक बक्से के आयतन से डिवाइड कर दें तो बक्सों की संख्या निकल आएगी, क्योंकि ऊपर भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में है और एक बक्से का आयतन भी मीटर क्यूब में है। तो कितना हो जाएगा 60/40 और 30, ये भी मीटर क्यूब में आएगा और नीचे वाला 0.8 ये मीटर क्यूब में है। तो पॉइंट से तो आप क्या कर लीजिए, एक 0 बढ़ा लीजिए, 10 बन गया ऊपर। ठीक है, अच्छा 8 से काट लिए, 8 × 5 = 40 होता है। तो कितना बन गया भैया 60 × 5 × 30 और 10 को 300 कहते हैं। अब ये 6 × 5 = 300 × 300 कर दीजिए। 3 × 3 कितना होता है 9 होता है, उसके आगे 1 2 3 4, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो कितना हो गया बक्सों की संख्या होगी 90,000 भाई। ठीक है, 90,000 कहाँ चला गया सी पार्ट के साथ में, और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं ये यूपिटर 2 फरवरी 2016 से लिया गया, मैथ्स पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैथ्स पेपर 1 में आया, 2016 में आया। ये क्या कहता है जी, ये इस प्रकार से कह रहा था कि भाई √3 - 1 बटे √3 +
प्लस 1, क्या कहता है, √3 + 1 जो है ये बराबर है a + b√3 के। ऐसा कुछ क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं भाई कि भाई a + b√3 जो है = ऑफ, ऐसा बन गया तो √3 - 1 नीचे हो गया और √3 + 1, तो इसके अपोजिट साइन की, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन जो कि √3 - 1 बनेगा, हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर तो बन गया a - b का स्क्वायर, ये तो बन गया a - b का होल स्क्वायर टाइप, जो होता है a² प्लस का b² - 2ab टाइप हो गया। तो ये तो यहाँ से खुल जाएगा, क्या बनेगा खुल के, a + b√3 = भाई ये खोला गया, इस रूप में खोलेंगे इसको तो कितना होगा, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2ab, ab मतलब कितना होगा, 2√3 हो गया। ये तो ये बन गया जी अपॉन में। इसको a² - b² से खोल दिया कि भाई a² - b² जो होता है वो कितना होता है, a + b होता है और a - b होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब ये इस रूप में खोला तो ये ऐसा बना, तो √3 का स्क्वायर -1 का, √3 का स्क्वायर कितना 3 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। ये क्या बन गया थोड़ा, ये बन गया 4 - का 2√3 और बटे ये 2 बन गया जी नीचे से, ऊपर से और जो 2 कॉमन ले लिया, कितना बन गया 2 - कितना बन गया √3 और बटे जी कितना बन गया 2 बन गया, 2 से 2 भी कट गया, ये कितना बन रहा है, ऐसे कट गया। यानी a + अगर b√3 की बात करें तो वो आपको 2 - √3 मिला, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करें तो a का आंसर यहाँ से 2 है और b का आंसर यहाँ से जी -1 है, ठीक है। दोनों पक्षों की तुलना करने पे a 2 है और b -1 है, a 2 है और b कितना है -1 है, तो 2 पे -1, सी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाया अच्छा लग रहा हो, जो हम पढ़ाना आप समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जुड़ जाइएगा, ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, बहनों भाइयों को शेयर करना न भूलें वीडियो को। चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। यूपी टेट की क्लास के लिए टॉप 300 POS क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 61 से लेके 90 तक के क्वेश्चन की क्लास इस क्लास में दी जा रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, एग्ज़ाम को फोड़ कर दोगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। देखो, देखो सुनो और समझो ये कहाँ होता है, जब किसी चीज़ का प्रदर्शन हो रहा हो, दैट सीधा सीधा प्रदर्शन विधि। भाई देख लो इसको, सुन लो और समझ लो। देखो कैसे, जब कोई प्रदर्शन होगा, प्रयोगशाला व्याख्यान या अनुसंधान में तो होता नहीं है, तो प्रदर्शन विधि में देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है कौन सी, प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन कंप्लीट। 89 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है यूपी टेट 2 फरवरी 2016 से ले गया, दैट इज मैथ्स पेपर 1 से, कि 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अब कि 20 सेंटीमीटर भुजा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 इंटू भुजा की घात 2 होता है, ऐसे होता है ना, ठीक है। एरिया ऑफ जो हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड के पास 2 होता है। यहाँ पर साइड ही दे रखी है कितनी, 20, तो √3/4 × 20 × 20, 4 × 20, 5 दूनी 10, दैट इज 100√3, दैट इज इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन गया, आपका आंसर बन जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 जो कि चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 90वां क्वेश्चन 23 फरवरी 2014 से ले गया, मैथ्स पेपर 2 से लिया गया है। देखिए दिए गए चित्र में L पैरेलल टू M है, यानी ये जो लाइन है L ये इस M के पैरेलल है, यानी क्वेश्चन में पहले ही दिखा दिया गया कि लाइन L पैरेलल टू M दिखा रखी है,
इसका मतलब ये हुआ ये एंगल 60 का है, ये एंगल को थीटा कह रहा। नाउ क्या बन गया भाई, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज कौन, किससे, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण है आपस में। तो ये क्या है, ये हमारे पास एकांतर कोण हो गए, इसलिए क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर हुआ। अगर ये 60 डिग्री का हो गया है हमारे पास में, ये 80 दे रखा है, एक्स पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको नाम दे लो भाई, ये ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल एक्स यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो हमारे पास में होगा वो 180 डिग्री के हो जाएगा। एंगल ए जो फिलहाल यहाँ पे हमने इस छोटे एंगल की बात कर रहे हैं, यानी एक्स डिग्री कहा गया है, प्लस बी जो कि 60 बन गया है, प्लस सी जो कि 80 हो गया है, इजकल टू 180 डिग्री हो जाता है। दैट इज़ एक्स प्लस 8 6 14 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से आप एक्स निकालेंगे तो 180 डिग्री में से 140 डिग्री आप माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आपको 40 डिग्री प्राप्त हो जाती है। यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि एक्स की वैल्यू निकालिए, तो एक्स की वैल्यू आपको 40 डिग्री निकल के आ जाती है। दैट इज़ योर राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ईमानदारी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ईमानदारी से शेयर कीजिएगा, ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, जैसे आप स्क्रॉलिंग में देख रहे हैं नीचे चल रहा है, स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। टॉप 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ठीक है। हमने आपको यहाँ से 61 से 90 तक के क्वेश्चन इस सीरीज में यानी इस क्लास में करा दिए हैं। अब अगली क्लास जो हमारे पास में नेक्स्ट क्लास आपको मिलने वाली है वो 90 से लेके 120 क्वेश्चन की मिलेगी, जो क्लास नंबर 4 होगी। 90 से 120 हैं जो क्वेश्चन होंगे उसकी क्लास आपको मिलेगी, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में आपके से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल आपका अपना है, स्टार क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।